आप सवाल पूछेंगे कुछ या नहीं सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बस मैं तो आपका स्वागत करके नाम और डेजिग्नेशन एक बार कंफर्म कर लूँ। जी। जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में। जी, थैंक यू। आपका नाम और डेजिग्नेशन जानना चाहेंगे सर? मैं प्रोफेसर संजय सोनकर इतिहास का विद्यार्थी हूँ, शिक्षक हूँ। अ, ग्वालियर में केआरजी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। और आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आज चूंकि 23 जुलाई है और 23 जुलाई का दिन इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण है, खासतौर पर युवाओं की अगर हम बात, युवा दिलों की धड़कन पंडित चंद्रशेखर आजाद का आज जन्मदिन है। और साथ ही हम अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के कदावर नेता जो कि कर्म दल के नेता माने जाते थे, बाल गंगाधर तिलक, उनकी भी आज जयंती है। तो मैं आज चंद्रशेखर आजाद के जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा, ताकि इस देश की जनता, खासतौर पर युवा वर्ग, चंद्रशेखर आजाद के जीवन से प्रेरणा ले सके और देश के प्रति प्रेम भाव रखते हुए, देश के प्रति समर्पण का भाव रखते हुए देश के लिए कुछ कर गुजरने की जिजीविषा पैदा कर सके। जी। चंद्रशेखर आजाद, खासतौर पर जब हम मध्य प्रदेश में हैं और आकाशवाणी भोपाल से चंद्रशेखर आजाद के जीवन के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे लिए सुखद पहलू यह है कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ था। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक छोटा सा गांव है भावरा, जहां सीताराम तिवारी जी के परिवार में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था, यानी जन्म से वे चंद्रशेखर तिवारी कहलाए। और अलीराजपुर में जहां इनकी प्रारंभिक शिक्षा हो रही थी, तो वहां प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही चंद्रशेखर आजाद को जो वातावरण मिला था, उस वातावरण की वजह से वे, क्योंकि वो जो दौर था भारत की स्वतंत्रता का, ऐसा दौर था जहां स्वतंत्रता संघर्ष बड़ी तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहा था। 14 साल की उम्र में ही उनके हाथ में पिस्तौल आ गई थी और वो पिस्तौल उनके जो करीबी थे, उनके जो शिक्षक थे मास्टर रुद्र नारायण, उन्होंने वो पिस्तौल उनके हाथों में दी थी और उनसे ये सवाल किया था कि चंद्रशेखर, यदि तुम्हारे हाथ में हथियार न हो और इसके बाद भी अगर पुलिस तुम्हें पकड़ना चाहे तो तुम क्या करोगे? तो चंद्रशेखर आजाद ने तब उसी समय अपने इरादे, अपने तेवर बता दिए थे कि पुलिस मुझे जिंदा पकड़ नहीं सकती। हालांकि 14 साल की उम्र कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है, लेकिन फिर भी देश की सेवा करने का जज्बा अगर किसी युवा में, तरुण में पैदा होता है तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसा बताया जाता है कि 14 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना घर त्याग दिया था और बॉम्बे चले गए थे। वहां पर उन्होंने बंदरगाह में छोटी सी सेवा की थी, पेंटर का काम कर रहे थे, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा। और मन न लगने के पीछे कारण यही था कि वे देश के लिए कुछ करना चाहते थे। उनके मन में ये आया कि मैं यहाँ पैसा तो कमा रहा हूँ, लेकिन पैसा कमाने से क्या होगा? देश की सेवा तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। भावरा में रहते हुए भी मैं कुछ न कुछ अपने पेट पालने के लिए कुछ कर सकता था, तो मैं यहाँ बॉम्बे क्यों आया? और ये जो इरादा था उनका देश सेवा का, तो उन्होंने उसके पहले विचार किया कि मैं संस्कृत की पढ़ाई करूंगा और वो वहां से काशी चले गए और काशी में जाकर उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई शुरू की। लेकिन पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं, ये जो कहावत है ना, वो कहावत इनके ऊपर पूरी तरह से चरितार्थ होती है। और बनारस में जैसे ही इन्होंने संस्कृत पाठशाला में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया, वहां पर उन्हें एक मौका मिला देश के लिए कुछ कर गुजरने का। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने भी झंडा हाथ में लिया और आंदोलन के जो युवा तरुणाई थी उनका
चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद कैसे बन गए, ये वो घटना थी जहां वो तिवारी से आजाद हुए थे। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया और जज के सामने प्रस्तुत किया गया तो जज ने उनका नाम पूछा, तो चंद्रशेखर ने, युवा चंद्रशेखर ने बेबाकी से उत्तर दिया आजाद। पिता का नाम पूछा तो पिता का नाम स्वतंत्रता बताया, और घर का पता पूछा तो उन्होंने बिल्कुल बिना डरे हुए कहा कि जेल मेरा घर है। तो जज को इस बेबाकी के साथ, निडरता के साथ जब उन्होंने जवाब दिया तो वो काफी फेमस हो गए। बहुत ज्यादा उनके नाम की चर्चा होने लगी। भले ही उन्होंने इस घटना के दौरान 15 कोड़ों की मार खाई थी, लेकिन वो जो 15 कोड़े थे, उन 15 कोड़ों ने उनके शरीर पर निशान भले ही बनाए हों, लेकिन आगे चलकर चंद्रशेखर आजाद ने पूरी दृढ़ता के साथ अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। और जब चौरी चौरा कांड हुआ तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। चंद्रशेखर आजाद को ये रात नहीं आया, और वहीं से उन्होंने अपने जैसे जो युवा तरुणाई के लोग थे उनको एकत्र किया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन हुआ। 1925 में काकोरी कांड हुआ जो बड़ा फेमस माना जाता है। पहली बार एक ऐसा कांड हुआ था जिसमें देशभक्ति को सबसे आगे रखते हुए क्रांतिकारियों ने अपने लिए जो प्रोग्राम वो तय करने वाले थे, उस प्रोग्राम को संचालित करने के लिए काकोरी कांड को अंजाम दिया था और अंग्रेजों की ट्रेजरी को लूटा था। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था क्रांतिकारियों का। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के जो लोग इस कांड में शामिल थे उसमें चंद्रशेखर आजाद भी थे। और मजे की बात यह है कि जब इस काकोरी षड्यंत्र केस की सुनवाई हो रही थी और उसकी जांच चल रही थी, तो करीब 35 लोगों के नाम सामने आए थे। चंद्रशेखर आजाद उसमें महत्वपूर्ण थे। 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और जो मौका वारदात पर मौजूद थे उसमें 2 लोग मौजूद थे, चंद्रशेखर आजाद और मुकुंद। इन 2 लोगों को जिंदगी भर तक पकड़ा नहीं जा सका जब तक वो जीवित है। चंद्रशेखर आजाद को नहीं पकड़ा जा सका। और जो बात उन्होंने मास्टर रुद्रनारायण से कही थी कि मैं ब्रिटिश पुलिस के हाथ में कभी नहीं आऊंगा, तो इतने व्यापक स्तर पर नेटवर्क होने के बाद भी ब्रिटिश पुलिस चंद्रशेखर आजाद को पकड़ नहीं सकी। जब सैंडर्स केस हुआ, सैंडर्स को गोली से उड़ाया गया, तब भी चंद्रशेखर आजाद को पकड़ा नहीं जा सका था। भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया, उस केस में फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद पुलिस के चंगुल से दूर ही रहे। मैं एक खास बात यहाँ श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने जीवन में जो क्रांतिकारी जीवन था, उस क्रांतिकारी जीवन में बहुत सारे इलाकों में उन्होंने विचरण किया था। कई घर उन्होंने बदले थे, और कई साथी उनके अलग अलग राज्यों के थे, उत्तरी प्रांत के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के, कई साथी उनके साथ थे। हमें ये जानना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने जीवन के कुछ महीने, कुछ साल मध्य प्रदेश में भी गुजारे थे। खासतौर पर अगर हम बात करें तो टीकमगढ़ जिले का जो ओरछा इलाका है, उस ओरछा, वो जंगली इलाका है, तो उस ओरछा इलाके में चंद्रशेखर आजाद ने अपने जीवन काल के कुछ समय को गुजारा था। और ऐसा कहा जाता है कि वहां के जंगलों में उन्होंने निशानेबाजी को सीखा था। और जो सीआईडी कमिश्नर, अंग्रेज सीआईडी कमिश्नर थे, उन्होंने इस बात को कहा भी था कि चंद्रशेखर आजाद बहुत अच्छे निशानेबाज थे, उनका निशाना चूकता नहीं था। तो ओरछा में रहते हुए उन्होंने निर्वासन का जीवन व्यतीत किया था। वेश बदल कर वो वहां रह रहे थे, काफी समय वहां रहे। और आज भी वहां पर चंद्रशेखर आजाद के नाम से एक आजादपुरा गांव, जिस जगह वो रुके थे, उस गांव को आजादपुरा के नाम से जाना जाता है। सातार नदी के किनारे वो गांव है। और इसी तरह से कहा जाता है कि कुछ समय के लिए वो ग्वालियर भी आए थे।
ग्वालियर में यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनके साथ उनका संपर्क था और हथियारों का लेन देन हुआ था चावड़ी बाजार में। हम यह भी आपको बताना चाहेंगे, श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि चंद्रशेखर आजाद 1929 में लाहौर अधिवेशन के बाद जब पूर्ण स्वतंत्रता की बात आई तो शायद क्रांतिकारियों को ऐसा महसूस होने लगा था कि भारत को जल्दी ही आजादी मिलने वाली है। तो फरवरी 1931 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद कांग्रेस के उस समय के सबसे बड़े नेताओं में से एक पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करने के लिए इलाहाबाद गए और वहां उन्होंने नेहरू जी के समक्ष ये प्रश्न रखा कि क्या कांग्रेस भारत की आजादी के बाद क्रांतिकारियों पर जो केस चलाए जा रहे हैं उन राजद्रोह के केसेस को जारी रखेगी, क्योंकि दोनों ही अलग अलग विचारधाराओं का नेतृत्व कर रहे थे। पंडित नेहरू उदारवादी थे और चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी थे। विचारधारा की वजह से पंडित नेहरू ने चंद्रशेखर आजाद के इस प्रश्न का जवाब बड़ी तल्खी से दिया और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से भारत की आजादी के बाद राजद्रोह के केस चलते रहे। वहां से निराश होकर आजाद बाहर निकले और अल्फ्रेड पार्क में आगे की रणनीति तैयार करने लगे, क्योंकि उस समय तक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जेल में बंद थे और उस षड्यंत्र केस का निराकरण होने जा रहा था। तो चंद्रशेखर आजाद काफी परेशान थे। वहां पर वो अपने एक अन्य साथी सुखदेव राज के साथ बैठकर प्लानिंग कर रहे थे। इसी बीच एक अंग्रेज अधिकारी नॉट वावर वहां पहुंचा दो साथियों को लेकर। अंग्रेजों की एक नीति रहती थी, वो कोई भी एक्शन लेते थे उसमें हिंदू और मुस्लिम को जरूर अपने साथ रख लेते थे। तो जो दो पुलिस कांस्टेबल उनके साथ वहां पहुंचे थे उसमें एक मोहम्मद जमा मुस्लिम पुलिस कांस्टेबल था और एक गोविंद सिंह हिंदू कांस्टेबल था। एक और हिंदू ठाकुर विश्वेश्वर सिंह जिसकी जासूसी पर, जिसकी मुखबरी पर ये नॉट बाबर वहां पहुंचा था, वो भी कहीं ना कहीं पीछे छुपा हुआ था। और मैं यहाँ श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि इस देश के जामाजों के ऊपर जब कभी भी इस तरह की समस्या पैदा हुई है तो हमारे घर के लोगों ने ही कहीं ना कहीं विश्वासघात किया है। ठाकुर विश्वेश्वर सिंह ने ऐसा ही कुछ किया था और फिर हम सभी जानते हैं कि किस तरह से नॉट बाबर ने चंद्रशेखर आजाद के ऊपर गोली चलाई और चंद्रशेखर आजाद ने उनके पास उस समय जितने भी कारतूस थे, जो क्लॉट बंदूक उनके हाथ में थी, उस बंदूक से उन्होंने नॉट बाबर के ऊपर फायर किया था, उनको जख्मी किया था। लेकिन क्योंकि वो प्रशिक्षित पुलिसकर्मी थे और चारों तरफ से उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को घेर लिया था, तो चंद्रशेखर आजाद के सामने इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचा था कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले होने से बचाने की स्थिति से बचने के लिए वो खुद को गोली मार ले। और ऐसा माना जाता है कि चंद्रशेखर आजाद ने, हालांकि उनके शरीर में गोलियां लगी थी, इसके बाद भी ऐसा माना जाता है कि चंद्रशेखर आजाद ने खुद के सिर पर फायर किया और वहां वो ढेर हो गए थे। उनका जो साथी था सुखदेव राज, वो वहां से बच निकलने में कामयाब हुआ और अल्फ्रेड पार्क में, जो आज शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, जो कुछ भी उस समय हुआ था सुखदेव राज ने अपनी पुस्तक में उसका जिक्र किया है। तो ऐसे जो जांबाज क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही, यानी 25 साल की करीब करीब 25 साल की जो उम्र का जीवन उन्होंने जिया था, उसमें ये बता दिया कि छोटी उम्र में भी वो बहुत बड़े काम कर सकते हैं और क्रांतिकारियों की ताकत उन्होंने देश के सामने प्रदर्शित की थी। इवन कांग्रेस भी क्रांतिकारियों की ताकत से परिचित थी और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा महसूस होता था कि अगर क्रांतिकारी अपने मकसद में कामयाब हो गए तो कहीं वर्चस्व उनका ना हो जाए। तो ऐसे क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद
के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और ऐसे माता-पिता सीताराम तिवारी जी और उनकी जो माताजी थी जगरानी जी, उनके प्रति भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि उनकी माताजी की स्थिति ये थी कि जब वो 14 साल की उम्र में घर से बाहर निकले थे, तो उनकी उम्मीदें कभी नहीं टूटी। उन्होंने हमेशा ये सोचा कि चंद्रशेखर वापस लौटकर घर आएगा, और इसके लिए उन्होंने अपने हाथ की 2 उँगलियों को बाँधे रखा कि मेरा बेटा जब घर से वापस बाहर से वापस घर आएगा, तब मैं इन उँगलियों को खोलूँगी। उनकी साधना, उनकी तपस्या हालाँकि पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि उनका बेटा तो देश के लिए कुछ करने के लिए निकला था, और वो ऐसा करके ही उन्होंने मौत को अपने गले लगाया। ब्रिटिश पुलिस उन्हें कभी पकड़ नहीं पाई। आप लोगों ने बड़े ही ध्यान से मुझे सुना। मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, और शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आकाशवाणी भोपाल का, जिन्होंने आज के दिन चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती के अवसर पर मुझे 2 शब्द बोलने के लिए अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत-बहुत बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।